नमस्कार। मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के बारे में और उसमें भी अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक नीति निर्देशक तत्व पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। देखें, ये एसके पब्लिकेशन की बुक्स हैं। जैसे ये पुस्तक है एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के बारे में, तो ये सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन इस पुस्तक में किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक के साथ ये पुस्तक बनाई गई है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। और इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार है गत वर्षों का पेपर्स का सेट है और इसमें कितने पेपर्स हैं जी? 35 पेपर्स हैं और प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इस पुस्तक में दिया गया है। और ये पुस्तक सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व असम राइफल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी प्रकार ये पुस्तक है सामान्य ज्ञान यूजर फॉर एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी संकलन इसमें किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया। और देखें, इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार ये बुक है जो सामान्य ज्ञान वर्ग पुस्तक है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका आप अध्ययन करें। अब है अपना टॉपिक नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जबकि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ये पूछे कि कौन से भाग में है, भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, और कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी लोगों का कल्याण कैसे हो। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका कर्तव्य है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का कर्तव्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा है, तो नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो देखें, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं और इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का क्या कहा है, घोषणा पत्र कहा है। अब ये कहां से कहां तक हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। अब देखते हैं अपन लोगों की आर्टिकल 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या है।
इसमें राज्य की परिभाषा है जैसे अनुच्छेद 12 में है। तो ये इसमें राज्य की क्या है, परिभाषा है, जो कि आर्टिकल कौन से में है, जो 12 में है। देखें, जो 12 में लिखा है वो आर्टिकल 36 में लिखा है। तो आर्टिकल 12 में लिखा है कि इसमें राज्य की परिभाषा है जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं, और वो की वो बात ही किसमें लिखी है, वो बात ही आर्टिकल 36 में लिखी है कि इसमें राज्य की परिभाषा है जैसे अनुच्छेद 12 में है। लेकिन अब मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि राज्य की परिभाषा किस में है और उसमें आर्टिकल 36 भी हो और आर्टिकल 12 भी हो, तो अपने को प्राथमिकता किसको देनी है, आर्टिकल 12 को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा है जैसे अनुच्छेद 12 में है, यानी जो अनुच्छेद 12 में है वही आर्टिकल 36 में है। तो यदि ऐसा आ जाए तो अपने को प्राथमिकता किसको देनी है, आर्टिकल 12 को। तो आर्टिकल 36 में क्या है, इसमें राज्य की परिभाषा है जैसे आर्टिकल 12 में है, और आर्टिकल 12 में लिखा है कि इसमें राज्य की परिभाषा है जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। अब आर्टिकल है जी आर्टिकल 37, नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है। देखें, नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है, इसका कहने का अर्थ है कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हो जाए तो अपन लोग सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए, लेकिन यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो अपन लोग आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 प्रतिषेध, नंबर 3 परमादेश, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार पर्चा। यानी कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अपन लोग याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर अपन लोग किसी भी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं कर सकते। इसलिए मौलिक अधिकार तो वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। तो कहने का अर्थ है, ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 37 में है। अब आता है आर्टिकल 38, यानी अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है, राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे लोक कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो। कहने का अर्थ है कि राज्य को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि अधिकतम लोगों का क्या हो, कल्याण हो, यानी जिससे लोक कल्याण में क्या हो, वृद्धि हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो, कल्याण हो। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 38 में है। अब आता है जी आर्टिकल 39, यानी अनुच्छेद 39 क्या है। तो देखें, आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं। आर्टिकल 39 में 6 बातें हैं जिनको अपने को याद रखना है। तो देखें, आर्टिकल 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। तो आर्टिकल 39A, तो 39A में है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। कहने का अर्थ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पुरुष व स्त्रियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 39A में है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का क्या हो, अधिकार हो, यानी आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्टिकल 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से हित साधन हो। यानी जो भी मानवीय जो भी भौतिक संसाधन हैं वो सभी समुदाय के लिए होने चाहिए, यानी उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से क्या हो, हित साधन हो।
यानी जो भी भौतिक संसाधन हैं उनमें समाज के प्रत्येक नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ये बात कौन से में है जी? ये बात आर्टिकल 39 बी में है। और आर्टिकल 39 ए में क्या था कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के समान अवसर प्राप्त हो, जबकि 39 बी में क्या है कि समाज के सभी लोगों के लिए भौतिक संसाधन समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने जो डाउट होते हैं उनको क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की भी अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है और यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन सेंटर में आएं। हर विषय को एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अब है 39C। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रीकरण न हो। राज्य संपत्ति व उत्पादन के साधनों पूंजी का संकेंद्रीकरण रोकेगा। यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यानी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ये बात कौन से में है जी? आर्टिकल 39C में है। अब है 39D। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ज्यादातर पेपरों में यही आता है कि 39D में क्या है या 39(4) में क्या है। तो देखें, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। यदि कार्य समान कर रहे हैं तो वेतन भी उनको समान रूप से मिलना चाहिए। तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ये बात कौन से में है? ये बात आर्टिकल 39D में है। 39E में क्या है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े
जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल न हो। यानी जो भी पुरुष और स्त्री, जो भी कर्मकार हैं, काम करने वाले हैं, उनका स्वास्थ्य का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो कि उनकी आयु व शक्ति के क्या न हो, अनुकूल न हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर काम करना चाहिए। 39 में है। 39 में क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। यानी जो भी बालक हैं उनको स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। बालकों और जो छोटे बच्चे हैं उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार आर्टिकल 39 में कितनी बातें हैं, 6 बातें हैं। जिसमें जो आर्टिकल 39D है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में आता है। अब आता है जी अनुच्छेद 39A। यानी 39A, ये बड़ा लिखा है जी। इसका अर्थ है कि इसे कब जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। और इसे कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। तो ये पूछा जाए कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 39A में है। देखें, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत जटिल व्यवस्था है। कहने का अर्थ है जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके लिए न्याय व्यवस्था पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत खर्चीली न्याय व्यवस्था है। तो इसके लिए सभी नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ये राज्य का काम है। तो देखें, इसके लिए 1987 में एक नियम बनाया गया जिसका नाम था नलसा एक्ट, और जिसे कब लागू किया गया, 1995 में लागू किया गया। जबकि अधिनियम कब बनाया था, 1987 में। यानी नेशनल स्तर पर लोगों को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा, कौन सा, नलसा। जबकि स्टेट लेवल पर किसकी स्थापना की गई है, स्टेट लेवल पर सलसा की स्थापना की गई है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके ऊपर किसकी व्यवस्था की गई है, डलसा की व्यवस्था की गई है। यानी कहने का अर्थ है कि सेंट्रल लेवल पर नलसा, स्टेट लेवल पर सलसा व डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डलसा, इसका काम है कि ये सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराने में क्या करती है, सहायता करता है। तो ये पूछा जाए कि नलसा, सलसा व डलसा, और जो नलसा है ये कौन से, ये एक्ट तो कब बना, 1987 में, जबकि इसे लागू कब किया गया, 1995 में लागू किया गया था। तो ये पूछा जाए कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 39A में है। अब आता है जी आर्टिकल 40, यानी अनुच्छेद 40 में क्या है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कहने का अर्थ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 40 में। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इस बात का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 40 में है। यानी राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। अब आता है जी आर्टिकल 41, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम तथा शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता देगा। देखें, राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों को क्या देगा, काम देगा, क्या देगा, शिक्षा देगा, तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता उपलब्ध
कराएगा। किस लोक सहायता किस स्थिति में उपलब्ध कराएगा? बुढ़ापा में, बीमारी में व निःशक्तता की स्थिति में क्या उपलब्ध कराएगा? लोक सहायता। तो कहने का अर्थ है राज्य लोगों के लिए काम, शिक्षा क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता देगा। अब आता है आर्टिकल 42। जब काम दिया है तो काम कैसा होना चाहिए जी? काम दिया है तो काम न्याय संगत होना चाहिए। तो देखें 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का निर्धारण और प्रसूति सहायता की व्यवस्था राज्य करे। देखें आर्टिकल 41 में क्या था कि राज्य लोगों को काम, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो आर्टिकल 42 में क्या है? जब काम दिया है तो काम क्या हो कि काम के लिए राज्य ऐसी मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा जिससे कि काम क्या हो? न्याय संगत हो। और इसमें एक छिपी हुई बात है जो अक्सर पूछ ली जाती है कि राज्य प्रसूति सहायता की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये पूछा जाए कि प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है, ये बात कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 42 में है। तो आर्टिकल 41 में राज्य लोगों को काम और शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 42 में जब काम दिया है तो लोगों को मानवोचित दशाएं और काम की न्याय संगत व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। और प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है। ये बात भी कौन से में है? आर्टिकल 42 में है। अब आता है जी आर्टिकल 43, जीवन निर्वाह मजदूर एवं कुटीर उद्योग। पहले में काम दिया है, आर्टिकल 41 में क्या दिया है? काम दिया है। 42 में काम की न्याय संगत व्यवस्था की गई है। जब काम दिया है, काम सही है, तो यानी राज्य इतना तो वेतन दे जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाए। तो क्या कहा है? जीवन निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, यानी राज्य लोगों को इतनी मजदूरी दे जिससे कि लोगों का क्या हो जाए? गुजारा हो जाए। यानी जीवन निर्वाह मजदूरी दे एवं कुटीर उद्योग की क्या करे? व्यवस्था। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योगों को क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो 41 में राज्य काम और शिक्षा उपलब्ध कराएगा और 42 में राज्य मानवोचित दशाओं ऐसी उपलब्ध कराएगा जिससे काम क्या हो? न्याय संगत हो। और जब काम दिया है, काम सही है, तो लोगों को इतनी मजदूरी दे जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो जाए। अब आता है जी अनुच्छेद 43A। तो कहने का अर्थ है ए बड़ा है तो इसे कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है। तो 43A में क्या है? श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी हो। जो भी श्रमिक हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी औद्योगिक प्रबंधन में क्या हो? भागीदारी हो। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 43 में है कि श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में क्या हो? भागीदारी हो। इसी प्रकार आर्टिकल 43B, तो 43B है तो इसका भी अर्थ है कि इसे भी कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है। तो देखें राज्य सहकारी समितियों की व्यवस्था करे और इसे कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है, जबकि इसे लागू कब किया गया? 2012 में लागू किया गया। तो कहने का अर्थ है कि 43B में क्या है? राज्य सहकारी समितियों की क्या करे? व्यवस्था करे। और 43A में क्या है? श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में क्या हो? भागीदारी हो। तो देखें आर्टिकल 41 में राज्य क्या देगा? काम देगा, शिक्षा देगा। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का निर्धारण करेगा। और 43 में राज्य इतनी मजदूरी दे जिससे कि लोगों का गुजारा हो जाए, यानी जीवन निर्वाह मजदूरी। 43A में है श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में क्या हो? भागीदारी हो। और 43B में राज्य सहकारी समितियों की क्या करे? व्यवस्था। और इसे कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आता है आर्टिकल 44, यानी अनुच्छेद 44 में क्या है? तो देखें राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा, यानी कॉमन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। तो ये बात पूछी जाए कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में। देखें
ज्यादातर नियम 98% नियम मैं बता दूं पूरे भारत में समान है। देखें, जैसे एक देश है तो कानून वो नियम भी सभी के लिए क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। लेकिन कई मामलों में नियम एक नहीं है, ज्यादातर मामलों में तो नियम एक है। जैसे चाहे कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, यदि उन्होंने अपराध किया है तो सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। लेकिन कुछ अलग नियम हैं, जैसे विवाह से संबंधित नियम हैं, गोद लेने से संबंधित हैं, तलाक लेने से संबंधित हैं, उत्तराधिकारी के नियम हैं। तो वो नियम मुस्लिमों के लिए क्या हैं, अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सभी के लिए जब देश एक है, सभी नागरिक समान हैं, तो सभी के लिए कानून भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो ये पूछा जाए कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 44 में है। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराएगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में। जैसे आर्टिकल 40 में है कि राज्य ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसी प्रकार आर्टिकल 44 भी महत्वपूर्ण है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराएगा। अब आता है जी आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे। यानी जो भी 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था कौन करे, राज्य करे। देखिए इसमें आगे लिखा है, अनुच्छेद 45 में पूर्व में 14 वर्ष तक के बालकों हेतु शिक्षा का प्रावधान था। इस अनुच्छेद की मूल भाषा को 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81A में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। देखो इसको मैं बता दूं, 86वां संविधान संशोधन जो कब किया गया, 2002 में किया गया। इससे पहले आर्टिकल 45 में क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था था, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व्यवस्था थी। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो व्यवस्था थी आर्टिकल 45 में, इसको तो मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। और कौन से मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, अब ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, अब ये क्या है, मौलिक अधिकार है। और इसे कब जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो अब आर्टिकल 45 में क्या है, तो आर्टिकल 45 में अब है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था कौन करे, राज्य करे। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा राज्य, ये तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 45 में, यानी नीति निर्देशक तत्वों में है। जबकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था राज्य कराएगा, ये मौलिक अधिकार में है। और कौन से मौलिक अधिकार में है, मौलिक अधिकार 21A में है। इस प्रकार है आर्टिकल 46, यानी आर्टिकल 46 में क्या है, तो देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और आर्थिक सहायता राज्य प्रदान करे। तो ये पूछा जाए, SC, ST और OBC को शिक्षा और आर्थिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 46 में है। यानी SC, ST और OBC को शिक्षा और आर्थिक सहायता राज्य प्रदान करेगा, ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 46 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 47, यानी अनुच्छेद 47 में क्या है, तो देखें, पोषाहार, लोक स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाए कि कौन से आर्टिकल में प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आर्टिकल 47 में है। यानी राज्य पोषाहार, लोक स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी राज्य पोषाहार उपलब्ध कराएगा, लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा और जिससे जीवन स्तर को सुधारना राज्य का क्या है, प्राथमिक कर्तव्य है। ये कौन से आर्टिकल में है,
47 में पोषाहार, लोक स्वास्थ्य, जीवन स्तर को सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, कौन सा आर्टिकल है? 47 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 48, राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण करेगा, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू वाहक पशुओं का वध रोकेगा तथा उनका नस्ल सुधार करेगा। देखें, भारत के संविधान निर्माता की खूबसूरती देखिए कि उन्होंने मानव के साथ साथ पशु के संबंध में भी जानकारी दी है। जैसे राज्य कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण करेगा, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी आधुनिकीकरण हो। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू वाहक पशुओं का वध रोकेगा, चाहे वो गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे वो अन्य दुधारू वाहक पशु हो, उनका वध रोकेगा। ये बात भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में है। तथा उनका नस्ल सुधार करेगा। तो कृषि और पशुपालन की व्यवस्था राज्य करे, आर्टिकल 48, चाहे वो गाय हो, चाहे बछड़े हो, चाहे अन्य दुधारू पशु हो, उनका वध रोकने का काम भी राज्य करेगा और पशुओं की नस्ल सुधारना भी राज्य का काम है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 48 में है। अब आता है जी आर्टिकल 48A। ये कैपिटल है, तो कहने का अर्थ है कि इसे भी कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण यानी लोगों को शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराना तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना भी राज्य का क्या है? काम है। तो ये कौन से आर्टिकल में है जी? आर्टिकल 48 में है। यानी सभी लोगों को शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध कराना तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी राज्य का काम है। ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A में है। अब आता है जी आर्टिकल 49। यानी आर्टिकल 49 में क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, चाहे स्थान हैं, उनका संरक्षण करना राज्य का काम है। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थान या वस्तु का संरक्षण करना राज्य की क्या है? बाध्यता है। यानी राज्य का एक काम है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये राज्य का कार्य है। कौन से में? आर्टिकल 49 में। इसी प्रकार है आर्टिकल 50। यानी अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसी अनुच्छेद को शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहा गया है। तो ये पूछा जाए कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 50 में। जैसे कई कार्य ऐसे हैं जो कि एक व्यक्ति करता है तो वो सही नहीं है। जैसे अपन कलेक्टर है, कलेक्टर को क्या बोलते हैं जी? डीएम बोलते हैं। एसडीओ है, उसको एसडीएम बोलते हैं। तो ये सही नहीं है। यानी न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी अलग करना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में है। अब आता है जी आर्टिकल 51। देखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि करेगा, राष्ट्रों के मध्य न्याय व सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। तो ये पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? विदेश नीति। विदेश नीति कह दो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध कह दो। विदेश नीति का भी अर्थ होता है एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध, या अंतर्राष्ट्रीय का भी अर्थ क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय का भी अर्थ होता है एक देश का दूसरे देश से संबंध। तो भारत की विदेश नीति कैसी है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत का काम है कि वो शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में क्या करेगा? वृद्धि करेगा।
तो ये बात कौन से में है जी? ये बात आर्टिकल 51 में है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना राज्य का कार्य है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51 में। अब है जी भाग 4 के अलावा संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अलावा कुछ आर्टिकल हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखते हैं। जैसे आर्टिकल 335 है, इसमें क्या है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को संघ व राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाए। यानी एससी और एसटी को संघ व राज्य सेवाओं में, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में जो भी नौकरियां हैं, राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखा जाए। ये बात कौन से आर्टिकल में है? ये बात आर्टिकल 335 में है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को संघ व राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए। ये बात 335 में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 350 ए, वो ए बड़ा है तो इसका अर्थ है कि इसे कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है। जैसे क्या है जी इसमें? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। यानी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनके बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 ए में है। इसी प्रकार है आर्टिकल 351 हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। यानी आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? प्रचार व प्रसार करना चाहिए। अब आता है जी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो देखें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखें मैं बताऊं, मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है, जबकि नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है जी? 4 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। देखिए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो देखें मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। पहला अंतर है वाद योग्य व कानूनी महत्व। यानी कहने का अर्थ है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं व नैतिक आदेश हैं। यानी मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार कानूनी महत्व के हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक आदेश हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यदि मौलिक अधिकारों का राज्य उल्लंघन करे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पर्चा। जबकि नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार की कोई भी याचिका जारी नहीं करता। तो एक अंतर तो ये हो गया, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी महत्व है, जबकि ये नीति निर्देशक तत्व नैतिक आदेश है। मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, राज्य क्या नहीं करेगा, जबकि नीति निर्देशक सकारात्मक हैं, राज्य क्या करेगा। देखें मौलिक अधिकार नकारात्मक इसलिए हैं कि राज्य यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उनको रोका जाएगा। यानी राज्य लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन यदि करे तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक है। यानी राज्य क्या करेगा, यानी राज्य क्या क्या कर सकता है। जबकि इसमें मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी राज्य क्या नहीं करेगा, यानी राज्य को रोका गया है। जबकि यहाँ पर राज्य क्या करेगा उससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या है? सकारात्मक हैं। तीसरा अंतर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी मौलिक अधिकारों का काम राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का क्या है जी? आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी नीति निर्देशक तत्वों का काम है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, जबकि
मौलिक अधिकारों का काम है राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं। और मौलिक अधिकारों का काम है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना जबकि इनका काम है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर स्थगन, यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में क्या है कि भाई आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए या शस्त्र विद्रोह होने पर आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है। तो युद्ध, भाई आक्रमण या शस्त्र विद्रोह होने पर आर्टिकल 352 लगता है। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 व आर्टिकल 21 को छोड़ स्थगन, 20 व 21 को छोड़ करके बाकी अधिकारों का क्या हो सकता है, स्थगन हो सकता है। कौन से आर्टिकल में, 352 में। 352 भी लग जाए जब भी आर्टिकल 20 व 21 सुरक्षित रहते हैं, यानी इनका स्थगन नहीं होता। जब तक क्रियान्वयन नहीं तब तक स्थायी रूप से स्थगन, यानी जब तक इनको क्रियान्वयन नहीं है तब तक ये स्थायी रूप से क्या है, स्थगन है। सार्वभौम यानी अप्रतिबंधित नहीं, कुछ न कुछ प्रतिबंध हैं प्रत्येक अधिकार पर। देखो मौलिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, यानी कोई ना कोई प्रतिबंध है मौलिक अधिकारों पर, जबकि इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, यानी नीति निर्देशक तत्वों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जबकि मौलिक अधिकार सार्वभौम नहीं है, इन पर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई क्या है, प्रतिबंध है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इनकी प्रकृति व्यक्तिगत है, यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, व्यक्तिगत है, जबकि इनकी प्रकृति कैसी है जी, सामुदायिक है। अब है महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा टॉपिक था अपना, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व था टॉपिक। उसके अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं, इन कौन से आर्टिकल में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 से 32 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 28 तक, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 136 से 40 तक। तो नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है जी, अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। और देखें कौन से भाग में हैं, ये भाग 4 में है, और कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 45, आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 38। तो राज्य यानी राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे लोगों का कल्याण हो। कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 38 में। इसी प्रकार आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यानी जब देश एक है तो सभी नागरिकों के लिए नियम व कायदे भी क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में है। इसी प्रकार आर्टिकल 45 में है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करना राज्य का काम है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21A में है। इसी प्रकार आर्टिकल 42, जैसे आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 में क्या है कि राज्य ऐसी मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराएगा जिससे काम की न्याय संगत व्यवस्था हो।
और इसमें एक छिपी हुई बात है कि प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है, यानी प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना राज्य का काम है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? ए है धार्मिक लोकतंत्र स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, बी है राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना, सी है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, और डी है आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णता पर पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, बी है अनुच्छेद 27, सी है अनुच्छेद 39, डी है अनुच्छेद 29। तो कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 में कितनी बातें हैं जी? 6 बातें हैं, जिसमें आर्टिकल 39 डी में क्या लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यदि समान कार्य है तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बात कौन से में है? आर्टिकल 39(4) में है। क्वेश्चन 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 36, बी है अनुच्छेद 39, सी है अनुच्छेद 40, डी है अनुच्छेद 48। तो पंचायत राज स्थापित करने का उपबंध किस में है जी? आर्टिकल 40 में है। जबकि आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, जिसमें विधानमंडल एवं कार्यपालिका दोनों आते हैं। यानी जो आर्टिकल 12 में लिखा है वही आर्टिकल 36 में लिखा है। इसी प्रकार आर्टिकल 48 में है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है 31B, बी है 43B, सी है 43A, डी है 31A। तो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित कौन सा है जी? आर्टिकल 43B है, जिसे कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। और इसे कब लागू किया गया जी? 2012 में लागू किया गया। तो सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 43B है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो ऑप्शन ए है भाग 3, बी है भाग 6, सी है भाग 4 और डी है भाग 2। तो कौन से भाग में? भाग 4 में। और भाग 4 में अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसी प्रकार भाग 3 में क्या है जी? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। इसी प्रकार भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता संबंधित या आर्टिकल 5 से 11 तक है, जबकि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? ऑप्शन ए है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, बी है राजनीतिक लोकतंत्र, सी है गांधीवादी लोकतंत्र और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है जी? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के बारे में है। ऑप्शन ए है कृषि और पशुपालन को संगठित करना, बी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, डी है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है जी? आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जबकि कृषि और पशुपालन को संगठित करने संबंधित कौन सा आर्टिकल है?
आर्टिकल 48 है। जबकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 50 है। जबकि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य के आदर्श किसमें शामिल हैं? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है मौलिक अधिकार, डी है 8वीं अनुसूची। तो आंसर क्या आएगा जी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लोक हितकारी राज्य के आदर्श सम्मिलित हैं। तो देखें, इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपन ने उन पे डिस्कस किया। अब ये एसके पब्लिकेशन द्वारा जारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये पुस्तक है एसएससी जीडी कांस्टेबल, सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज इस पुस्तक में किया गया है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन इस पुस्तक में किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक के साथ ये पुस्तक है। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस में एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का भी संकलन है। और इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार ये 35 पेपर सेट हैं जो गत वर्षों का पेपर सेट है। और इस पेपर्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। और ये जो पेपर सेट हैं वो सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी व असम राइफल्स के महत्वपूर्ण से संबंधित हैं। इसी प्रकार ये पुस्तक है सामान्य ज्ञान एसएससी जीडी एंड एमटीएस। एसएससी जीडी व एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन है। एसएससी की जीडी व एमटीएस की परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी संकलन है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें संकलन किया गया है। और इस पुस्तक की भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या की गई है। इसी प्रकार ये बुक है सामान्य ज्ञान वर्ग पुस्तक, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।